हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 सिविक्स में जाति धर्म और लैंगिक मसले इसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए, लैंगिक असमानता क्या है। सबसे पहले बात आती है लैंगिक असमानता की। देखिए, हमारे समाज में लड़का और लड़की के बीच में जो भेदभाव किया जाता है उसे ही लैंगिक असमानता कहा जाता है। हमारे समाज में जो महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है वही लैंगिक असमानता है। देखिए, हमारा जो देश है वो पितृसत्तात्मक समाज है, यानी कि पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, पुरुषों को अधिक शक्ति प्रदान की जाती है तथा परिवार में जो वर्चस्व होता है वो किसका होता है, पुरुष का ही होता है। तथा घर का जो मुखिया होता है यानी कि जो पुरुष होता है उसी के अनुसार उसका परिवार चलता है, उसी जैसा वो कहेगा वैसा ही सब करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर भी पुरुषों को जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर किसी गरीब परिवार को हम देखें तो हम देखेंगे कि शिक्षा में भी भेदभाव किया जाता है। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी गरीब परिवार में लड़के और लड़की हैं तो परिवार के लोग सोचेंगे कि हम लड़के को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी शिक्षा दें, तथा वो क्या करेंगे कि लड़के पर अच्छा पैसा स्पेंड करेंगे और लड़की के लिए कोई भी स्कूल छोटा मोटा भी चल जाएगा। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ा भेदभाव तो हमें लैंगिक भेदभाव तो यहीं देखने को मिल जाता है, परिवार में ही। दूसरा, हमें खाने पीने के तौर पर भी देखिए, लड़के के खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और लड़की के खाने पीने पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा देखिए, लैंगिक असमानता को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि औरतों को जो समझा जाता है कुछ ऐसी हमारी सोच है या कुछ ऐसी धारणाएं निश्चित हो चुकी हैं कि समझा जाता है कि ये जो काम है ये औरतों के करने का है, महिलाओं के करने का काम है। अब जैसे कि घर का जितना भी काम है वो कौन है, महिलाएं करेंगी। बच्चों का पालन पोषण कौन करेंगी, महिलाएं करेंगी। घर में सारा काम कौन करेंगी, महिलाएं करेंगी। और पुरुष जो हैं वो क्या करेंगे, घर के बाहर का काम करेंगे या कमा के लाएंगे या नौकरी पे जाएंगे। लेकिन जो है इस तरह से महिलाओं को घर में सीमित कर दिया गया और पुरुषों को वर्चस्व जो है वो बाहर हो गया। अब देखिए, जैसे घर के जो काम होते हैं जैसे कि खाना बनाना है, कपड़े धोना है या कपड़े सिलना है, इस तरह के जो भी काम किए जाते हैं, सफाई करना है, ये सब घर पर क्या होता है कि महिलाएं इस तरीके के काम करती हैं और यही कहा जाता है कि हाँ, महिलाओं का ही काम है तो वही करेंगी। लेकिन पुरुष इस काम में जो है बिल्कुल भी महिलाओं का साथ नहीं देते। पर क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि पुरुष इस काम को नहीं कर सकते, वो भी इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन ये पुरुष इसी काम को घर के बाहर कर लेंगे अगर इनको उसका कुछ पैसा मिले करने का। जैसे कि आपने देखा होगा होटल में, रेस्टोरेंट्स में जो खाना बनाने वाले होते हैं, रसोइया या शेफ़ बोल सकते हैं, तो वो ज़्यादातर क्या होते हैं, पुरुष ही होते हैं। तो क्या होता है कि ये लोग घर के बाहर सारा काम कर लेते हैं पैसों के लिए, लेकिन घर में ये कोई भी काम नहीं करते। अब देखिए, महिलाएं जो हैं अपने घर पर व बाहर दोनों प्रकार का काम कर लेती हैं और पुरुष सोचते हैं कि घर का काम जो है वो बहुत ही आसान है या कम मेहनत का काम है। जबकि एक सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से अधिक कार्य करती हैं। ठीक है, अब पुरुषों से लगभग 1 घंटा ज़्यादा काम कर लेती हैं, लेकिन उनके काम का कोई महत्व नहीं होता है। एक चीज़ और है कि सेम वर्क के लिए यानी कि एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन का प्रावधान है, लेकिन फिर भी अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो इस चीज़ को जो है व्यवहार में नहीं लाया गया है। सेम वर्क के लिए मान लीजिए एक पुरुष ने भी वही कार्य करा है और महिला ने भी वही कार्य करा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पुरुषों के काम का महत्व अधिक होगा, पुरुषों को अधिक वेतन मिल जाएगा और महिलाओं को उसी काम के लिए कम वेतन दिया जाएगा। तथा महिलाओं का जो है काम जो है उसमें ये भी सब लैंगिक असमानता की उदाहरण है, क्योंकि मतलब महिलाओं को उसी काम के लिए कम पैसा दिया जा रहा है और पुरुषों को ज़्यादा दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए, कुछ श्रम का निर्धारण भी कर लिया गया है। जैसे कि वही मैंने अभी आपको बताया था कि महिलाएं जो है वो घर की 4 दीवारी में सीमित रह गई हैं कि भाई वो घर का काम करेंगी, बस घर के बाहर का काम नहीं करेंगी। इसके अलावा देखने को मिलता है, देखिए जैसे लड़का पैदा होता है परिवार में तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और क्या होता है कि मतलब हर व्यक्ति ये चाहता है कि जी हमारे क्या हो, बेटे का जन्म हो हमारे घर में। अगर किसी को ये पता चल जाए कि बच्चे के पैदा होने से पहले ये पता चल जाए कि गर्भ में जो है लड़की है, तो उसको क्या कर देते हैं, गर्भ में मरवा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि लिंग अनुपात कम हो गया है। अब देखिए, भारत में हम बात करते हैं तो
1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो लिंग अनुपात है वो केवल 850 है। और जबकि ये बहुत ही गलत है। अगर लिंग अनुपात 1000 पर 1000 का ही होता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं जहाँ पर लिंग अनुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 800 ही रह गया है। तो इस तरह से जो महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही शोचनीय है हमारे देश में। और भेदभाव को जो लोग या तो और इसके अलावा मैं कह सकती हूँ कि जो लोग कुछ ऐसे संगठन सामने आए हैं, कुछ ऐसे लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने जो है महिला और पुरुषों में जो भेदभाव किया जाता है उसको दूर करने के लिए जो है आवाज़ उठाई है या आंदोलन किए गए हैं। तो यानी कि महिलाओं के हक के लिए जो लड़े हैं उसमें उनको बोला जाता है नारीवादी संगठन। यानी कि जो लोग महिलाओं के हक की बात करते हैं और उनके लिए आंदोलन करते हैं तो उसको नारीवादी संगठन कहा जाता है। अधिकारों की मांग तथा महिलाओं को पता क्या था, पहले विदेशों में भी जैसे अमेरिका है या और देशों में भी जो है बहुत सारे उनको सामाजिक दायित्व नहीं दिए गए थे या उनको हक नहीं दिए गए थे, जैसे कि इलेक्शन में खड़े होने का या वोट डालने का। इस तरह के अधिकार जो थे महिलाओं को नहीं थे। तो ये जो इस तरह के नारीवादी संगठन सामने आए, इन्होंने जो है महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए जो है बहुत प्रयास किए, जिसके कारण जो है आज महिलाएं वोट डालने में, इसके अलावा राजनीति में भी भाग लेने के लिए उनको मतलब आरक्षण मिलने लगा। अब लड़कियां जो है हर क्षेत्र में क्या हुआ है, अब जैसे जैसे मतलब समय बदला है वैसे वैसे लोगों की सोच भी बदली है। अब लड़कियों को भी जो है पढ़ाई में आगे निकलने दिया जा रहा है, आगे की पढ़ाई की जा रही है। पहले क्या था कि लड़कियों को स्कूली शिक्षा दी जाती थी। अगर लड़कियां अच्छे नंबरों से भी पास हो रही हैं, अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं, तो उनको आगे पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता था। तो जिसके कारण क्या होता था कि लड़कियों की स्थिति जो थी वो निम्न थी। और अब क्या है कि अब कुछ धारणाएं चेंज हो रही हैं, लड़कियों को भी बराबर मौके दिए जा रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है। तो अब आप देखिए कि अब महिलाएं जो हैं वो डॉक्टर्स भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, खेल के उसमें क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। जैसे कि देखिए अब उदाहरण के तौर पर हमारे देश में जैसे किरण बेदी IPS प्रथम महिला IPS अधिकारी हैं। और ये जो मैरी कॉम है, कल्पना चावला हैं, ये सब महिलाएं जो हैं सभी क्षेत्रों में मतलब इस तरह से महिलाएं अब आगे आई हैं। तो लोगों ने जान लिया कि महिलाएं भी वह सब कार्य कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। अब देखिए भारत में जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत ही शोचनीय और दयनीय है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि भारत में साक्षरता दर जो है वो बहुत ही कम है महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले। कुल 54% जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर साक्षर है, जबकि पुरुष यहाँ पर 76% साक्षर हैं। देखिए लिंगानुपात भी यहाँ पर बहुत कम है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1000 पुरुषों पर 850 जो है महिलाएं हैं। तो महिलाओं की का जो है, अब देखिए महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व, मैं आपको समझाती हूँ कि महिलाओं का राजनीति में क्या प्रतिनिधित्व है। देखिए बहुत ही कम है। भारत में हम बात करें तो भारत में राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। नारीवादी जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव तब तक कम नहीं किया जा सकता जब तक उनको राजनीति में या सत्ता में उनका नियंत्रण न होगा। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, या वहाँ पर जो है महिलाएं जो है राजनीति में होनी चाहिए ताकि वो महिलाओं के अधिकारों की बात कर सकें। अब देखिए अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो हमारे यहाँ लोकसभा में भी जो महिलाएं हैं वो केवल 10% है या उससे भी कम है। और अगर हम राज्य की विधान परिषदों की बात करें तो यहाँ पर भी महिलाओं की संख्या केवल 5% है। तो देखिए भारत इस मामले में बहुत ही पीछे है। देखिए एक ग्राफ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। इस ग्राफ में बहुत सारे देश दिए गए हैं जहाँ पर महिलाओं की स्थिति राजनीति में दिखाई गई है। अब देखिए जैसे कि अब यहाँ पर ये ग्राफ दे रखा है, इसमें अलग अलग देशों के नाम दे रखे हैं नीचे, और उनका जो है ग्राफ दे रखा है कि मतलब महिलाओं की जो स्थिति है राजनीति में वो इतने प्रतिशत है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये सभी देशों के नाम है, एशिया है, पैसिफिक है, अरब जो मुल्क हैं वो हैं, भारत है। अब देखिए आप यहाँ पर सबसे नीचे जो स्थिति है वो भारत में महिलाओं की स्थिति है। तो यानी कि भारत में जो महिलाएं हैं उनका वो बहुत ही ज़्यादा राजनीति में पीछे हैं। और इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि एक तो ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर क्या है, साक्षर नहीं है।
यानी कि अशिक्षित है, और जो शिक्षित हैं भी तो वो राजनीति में जाना नहीं चाहती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि महिलाएं जो है राजनीति में नहीं हैं या बहुत ही कम है। और इसके अलावा जो है अगर जैसे महिला है कोई, उनको कोई महिला पीएम बन जाए या सीएम बन भी गई है तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके कैबिनेट में जितने भी मंत्री होंगे वो सब क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो यानी कि एक महिला जो है वो कुछ नहीं कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो है महिलाओं की जो स्थिति है वो भारत में बहुत ही ज़्यादा शोचनीय है। अब देखिए जो भारत का जो पंचायती राज है वह उसने कानून रूप से कुछ स्थान जो है अवश्य आरक्षित किए जाए, और भारत में जो है पंचायती राज के अंतर्गत ऐसी ही व्यवस्था की गई है स्थानीय सरकारों अर्थात यानी कि जैसे कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में लगभग 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। और इसी के लिए जो है लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटों की मांग की जा रही है। लेकिन ये जो विधेयक है ये बहुत सालों से जो है हमारी संसद में जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्योंकि जो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं वो इस विधेयक को लेकर जो है उसमें एकमत नहीं हो पा रहे हैं। तो समाज में जो विद्यमान लैंगिक विभाजन को राजनीति मुद्दा बनाने में स्त्रियों को लाभ होगा। महिलाओं से भेदभाव का मुद्दा राजनीति स्तर पर न उठता तो शायद उनको अब तक जो भी लाभ मिला है उनको वो भी ना मिल पाता। थैंक यू।